अच्छा जी, बट इसके साथ एक एक डाटा कंप्यूट वाला पोर्शन जो है वो मिस हो गया, जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का ही हिस्सा है कि हम लोग कंप्यूट कैसे करते हैं, सम कैसे करते हैं अपने जो है वो स्केल्स को। वो भी मैं आप लोगों से शेयर करता जाऊंगा ताकि आप लोगों को डाटा शीट में कंप्यूट कैसे किया जाता है। इसके लिए हम लोग जो है वो ट्रांसफॉर्म में जाके कंप्यूट का जो है कंप्यूट वेरिएबल उसका सहारा लेते हैं। ये डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस से पहले का एक क्वेश्चन है, यानी रिलायबिलिटी के बाद जब हम लोग सेकंड पे आते हैं तो हम सबसे पहले कंप्यूट करते हैं, फिर डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस पे जाते हैं। कंप्यूट करना ऐसे ही है जैसे हम लोग हैंड से करते हैं, यानी 2 और 2 4 होते हैं ऐसे ही। तो यहाँ इस तरह है कि हम लोग क्या करते हैं जी, जैसे हमने एक एक क्वेश्चन आयर है, उसके 6 आइटम है, तो उनको हमने प्लस करना है। यानी ये देखें, ये इस तरह हमारे पास डाटा शीट आई हुई है और हमें पता है कि ये पहले जो 6 क्वेश्चन है ये फला क्वेश्चन आयर के हैं, अगले 10 या 15 क्वेश्चन जो है वो फला क्वेश्चन आयर के, तो हम उनको सम करते हैं। वही वही चाइल्डहुड वाला मेथड के 2 + 2 उस हिसाब से करके हम लोगों ने करना है। ये देखें ऐसे ना, क्वेश्चन 1 + क्वेश्चन 2, एक तरफ से हमने प्लस की जो है वो यहाँ से ऐड करनी है और फिर इधर से क्वेश्चन जो है उसको शिफ्ट करना है, ऐसे सिंपली ये वाला। अगर आप लोगों को टाइप करना है तो आप यहाँ टाइप भी ये कर सकते हैं, लाइक मैंने स्पेस दी, फिर उसके बाद प्लस का अल्ट लिखा, फिर मैंने जी क्यू जो है वो 5 लिखा, तो आप कीबोर्ड से इसे टाइप भी कर सकते हैं। अदरवाइज जो इजी है वो ये वाला कि आप यहाँ से प्लस का प्रेस करें और उसके बाद आप जो है वो 6 को करके आप ये कंप्लीट करें। इधर आपने नेम देना है, टारगेट वेरिएबल है, ये ऐसे ही है जैसे हम लोगों ने वेरिएबल व्यू में जो है वो नेम और लेबल किया था, तो ये नेम है। अब क्यों क्या है जी, ये क्वेश्चन आया है ग्रेटिट्यूड का, ग्रेटिट्यूड कर लेते हैं क्योंकि मैंने ऑलरेडी ग्रेटिट्यूड सेव किया, तो ये एरर आएगा या उसमें सेव नहीं होगा। अब इसी तरह करके हम लेबल में जाके पूरा इसका नाम लिख सकते हैं जी, ये ग्रेटिट्यूड है। तो अब ये इस तरह करके हमने हर क्वेश्चन आयर को सेपरेटली कंप्यूट करना है। अगर आपके एक क्वेश्चन आयर के अंदर 3 सब स्केल्स हैं, तो उनकी जितनी आइटम है वो आप स्कोरिंग की को मद्देनजर रखते हुए अलग अलग को सम करते हैं, तो इसे कंप्यूट या सम करना कहा जाता है। तो ये आपने अपने हर क्वेश्चन आयर को सेपरेटली करना है, क्योंकि इन्हीं की बेस पे हमने कोरिलेशन रन करना है, इन्हीं की बेस पे हमने जो है वो रिग्रेशन एनालिसिस रन करना, और इसी की बेस पे हमारा जो है वो कंपैरिजन यानी टी टेस्ट और वन वे एनोवा जो है वो यूज होगा। तो ये हम जब ओके करते हैं तो हमारा जो है वो लास्ट पे जाके डाटा शीट के, अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊं तो लास्ट पे जो है वो वेरिएबल बन जाता है, तो जिसको हम लोग कहते हैं जी ये कंप्यूट हो गया है वो। अब हम इसको मद्देनजर रख के हम लोगों ने बाकी सारा एनालिसिस करना होता है। तो इसको आपने जो है वो मद्देनजर रखना होता है कि हम इस तरह करके जितने आपके क्वेश्चन आए रहे हैं उनके जितने आइटम है 1 बाय 1 करके उनको सम करते हैं, कंप्यूट करते हैं और इसी को ही लेके आगे एनालिसिस में चलते हैं। जो मैडम एजुकेशन फील्ड में हम आप लोग ज्यादातर करते हैं, हर आइटम की फ्रीक्वेंसी और ग्राफ जो ना उसका सेपरेटली एनालिसिस करते हैं। ऐसे ही है मैडम इशरत, अगर आप इसके ऊपर मुझे रिव्यू दें ताकि मैं इस चीज को बाकी लोगों से भी थोड़ा डिस्कस करूं। जी जी, यू आर राइट। एक्चुअली मैं ये कहना चाह रही थी, ये जो आपने ये जेंडर वाइज जो आपने एंट्री की है, जी तो जी। ये अकॉर्डिंग टू उनके रेस्पॉन्स आपने ये किया, या उनके जो है कह लें कि जो उनके आइडियाज़ हैं, या वो अपने रेस्पॉन्स के अकॉर्डिंग वो आंसर करते हैं। तो हाँ बेसिकली मैं ये यहाँ से जानना चाह रही थी कि ये जो एंट्रीज की आपने, ये उनके रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग की है, या उनके जो कह लें कि उनके माइंड में जो उनका कॉन्सेप्ट आ रहा था उसके अकॉर्डिंग ये एंट्री में, यहाँ थोड़ी मुझे कंफ्यूजन हो रही थी, तो अब मैं ये मैडम मुझे इसको क्लियर एक्सप्लेन कर कर। देता हूँ, ये माइंड में मेरे क्वेश्चन था और ये क्लियर होना चाहिए था, इसलिए मैंने जी इसे अभी ही पोस्ट किया है। एक्चुअली होता यह है कि जो साइकोलॉजी में है इसमें हम लोग करते हैं सम, सम करते हैं जितने आइटम है उनको हमने सीक्वेंस में रेटिंग की होती है।
यानी 1 2 3 4 5, और जो हमारे ऑलरेडी डिवेल्प क्वेश्चन होते हैं उनको उन्होंने क्राइटेरिया या कट ऑफ दिया होता है, यानी कि अगर एक क्वेश्चन के 10 आइटम है और उसमें मिनिमम स्कोर हर बंदा क्वेश्चन 1 की जो स्ट्रांगली डिसएग्री है, जिसके अगेंस्ट 1 नंबर है, वो सबको रिस्पॉन्स करता है, यानी वो 1 1 को करता है, तो उस स्केल की या उस क्वेश्चन की जो रेंज होगी वो 10 होगी मिनिमम, और मैक्सिमम अगर वो 5 लिखे तो 50 होगा। तो वो उसकी रेंज हमने डिटरमिन की होती है 10 से 50। उसमें उन्होंने कट ऑफ दिया होता है कि अगर 25 फर्ज करें इसका कट ऑफ है, 25 से ज्यादा आपका स्कोर आता है, तो इससे हम लोग कहते हैं कि ये उसके अंदर वो फर्ज करें डिप्रेशन का स्केल है या वो सेल्फ स्टीम का स्केल है, तो हम कहते हैं कि जो उसके अंदर सेल्फ स्टीम ज्यादा है या उस 25 से कम स्कोर आ रहा है, तो हम कहते हैं कि उसमें ये सेल्फ स्टीम कम है ओवरऑल रिस्पोंडेंट। ठीक है मैडम, हम इस तरह करते हैं। अच्छा, इसका एक और भी हल होता है कि जितने आप इसको इस मैनेजमेंट साइंसेस और एजुकेशन में ऐसे होता है कि आप सम करने के बाद आप जितने आइटम है उनके ऊपर आप डिवाइड कर देते हैं। राइट। वो डिवाइड करने के बाद जो है वो रेंज बन जाती है 1 से 5 की, तो आप फिर देख लेते हैं कि जो मेन स्कोर है वो कहाँ पे फॉल आ रहा है, यानी वो स्ट्रांगली डिसएग्री पे आ रहा है, वो स्ट्रांगली एग्री पे आ रहा है, वो न्यूट्रल पे आ रहा है, या वो एग्री पे आ रहा है, तो आप उस हिसाब से पूरे रिस्पोंडेंट पे जनरलाइज कर देते हैं। ये एक दूसरा वे है। राइट राइट एग्जैक्टली ठीक है मैडम। हाँ, क्लियर। और तीसरा वे जो आप लोग एनालिसिस करते हैं वो है सारा फ्रीक्वेंसी है। जैसे मैंने सिर्फ डेमोग्राफिक का बोला, आपने पूरे जितने आपके क्वेश्चन है आपने सबकी फ्रीक्वेंसी ले लेनी है। उसकी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, बाकी लोगों को भी समझ आ जाएगी कि आप लोग फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिप्टिव में जाके फ्रीक्वेंसी लेते हैं और इसमें आप वो आइटम ऐड करते हैं जो आपके सारे हैं। फर्ज करें डेमोग्राफिक के साथ आप ये वाले 6 क्वेश्चंस के भी ऐड कर देते हैं। ये एजुकेशन में इस तरह होता है, साइकोलॉजी में थोड़ा डिफरेंस है, साइकोलॉजी में भी हम बात करेंगे, इसलिए ये हम ऐसे करते हैं। अब ये आपके पास आ गया है हर क्वेश्चन का। अब आप कहते हैं कि मेजोरिटी लोगों ने इसके ऊपर एग्री किया है, क्योंकि ये 31 लोगों ने एग्री कहा, तो जो क्वेश्चन 2 है उसकी स्टेटमेंट ये है, उस स्टेटमेंट की बेस पे मेजोरिटी लोगों ने एग्रीमेंट किया, तो इससे ये होता है, ये शो होता है कि जो ये स्टेटमेंट है ये लोग इस पे एग्री करते हैं, यानी उसकी इंटरप्रिटेशन हम लोग इस तरह कर लेते हैं। अंडरस्टैंड करिए मैडम। यस 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 आई कैन अंडरस्टैंड। ये हम अब ये आप इसके हर क्वेश्चन का अलग अलग भी टेबल बना सकते हैं, इसके साथ आप ग्राफ ऐड कर सकते हैं। सिंपली आपको ये फ्रीक्वेंसी भी आप लोगों को ग्राफ का ऑप्शन देता है। यहाँ आप चार्ट पे जाएं, आपको बार चार्ट चाहिए, आपको पाई चार्ट चाहिए, आपको हिस्टोग्राम चाहिए, जो आपको चार्ट चाहिए, विद कर्व चाहिए, नॉर्मल कर्व, तो वो भी आपको देता है। तो आप इस पेज पे जो है वो ग्राफ भी अपने जनरेट कर सकते हैं। तो ये एक एक वे है फ्रीक्वेंसी का। बट ये जितने भी मैडम एनालिसिस होते हैं ये फिर नॉन पैरामेट्रिक्स हैं, आप ज्यादा से ज्यादा काई स्क्वायर यूज कर लेते हैं। एग्जैक्टली। अंडरस्टैंड करिए मैडम। यस 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 आई कैन अंडरस्टैंड। क्लियर हो गया। हाँ जी। अब हम लोग वापस जो है वो अपनी एनालिसिस पे आ जाते हैं कि कंप्यूट करने के बाद हमारे पास जितने स्केल होते हैं उनका हमें एंड पे ऐसे सम आ जाता है। जैसे ये एक ग्रेटिट्यूड, एक फॉरगिवनेस का स्केल, एक रेजिलियंस का, तो ये आ जाता है। अब इसकी बेस पे जो हमारा हमने हाइपोथेसिस चार्ट डेवलप किए हुए थे, उनके 3 हाइपोथेसिस हमारे रहते हैं जिनको हमने अब टेस्ट करना है। सबसे पहले हमने कहा था जी कोरिलेशन आता है डिस्क्रिप्टिव के बाद और लेवल के बाद ना, तो कोरिलेशन के ऊपर में एक छोटी सी पीपीटी है ताकि हम उसको भी ऐड करें, आप लोगों को थोड़ा वो वाला भी फीलिंग हो कि कोरिलेशन है क्या। उसके बाद मैं उसका टेस्ट भी करवाऊंगा इधर से ताकि आप लोगों को मजीद क्लियर हो जाए। मैं इसमें एक पीपीटी की जो प्रेजेंटेशन है वो भी ऐड करूंगा और ये आप लोगों को बाद में मैं शेयर भी करूंगा ताकि आप लोगों को जो है ये लर्न अच्छे से हो जाए कोरिलेशन का जितना भी है। और आप लोगों को नोट्स जो है ये भी मैं शेयर करूंगा ताकि अगर आप लोगों को बाद में प्रॉब्लम आती है तो आप लोग अच्छे से जो है वो नोट्स की हेल्प ले लें। ये जितनी मैं चीज़ें करवा रहा हूँ ये मोस्टली मैंने इसके नोट्स भी बनाए हुए हैं, बट मैं एक्चुअली रीडिंग करवाने के हक में था नहीं। मेरा ये था कि मैं आपको एसपीएसएस के इर्द-गिर्द ही रखूँ और उसी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा बात हो और उसी के ऊपर प्रैक्टिकल चीज़ें की जाएँ और उसी के साथ आपको क्वेश्चन किए जाएँ। बट इसके पीछे मेरे पास एक-एक चीज़ के नोट्स हैं, वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी, आप लोगों को नोट्स मिल जाएँगे और इसके अलावा हमने ग्रुप बनाया हुआ है, हम उसको भी जो है
वो यूटिलाइज करेंगे, ताकि आपको कल को अगर इसमें हेल्प की ज़रूरत होती है मेरी, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। कोरिलेशन की आप लोगों को आ रही है जी। बेसिकली जो कोरिलेशन है इसका हम थोड़ा ओवरव्यू लेंगे। अच्छा जी, कोरिलेशन है क्या? सबसे पहले तो बहुत सारे स्टूडेंट को समझ नहीं आती कोरिलेशन की, और बिहाइंड लॉजिक क्या है, हम कोरिलेशन मेजर क्यों करते हैं, और फिर इसका पर्पस क्या है, और इसको एसपीएसएस में कैसे किया जाता है, और फिर इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे की जाती है। 3-4 चीजें छोटी सी पीपीटी फाइल में है जो आप लोग लर्न करेंगे जी। सबसे पहले तो कोरिलेशन बेसिकली ये है कि हम दो वेरिएबल या समटाइम दो से ज्यादा वेरिएबल्स होते हैं, उनमें हम लोग रिलेशनशिप या एसोसिएशन को आइडेंटिफाई करते हैं। बेसिकली क्या है जी, कोरिलेशन एक टेक्नीक है, एक स्टैटिकली टेक्नीक है, जिसमें हम लोग जो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स होते हैं, जैसे आप एज और ब्लड प्रेशर की एग्जांपल ले सकते हैं। ये बेसिकली टेक्नीक है जिसमें हम लोग क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स का रिलेशनशिप चेक करते हैं। अब इसमें आपके पास मोस्टली जो वेरिएबल्स हैं वो रेशियो स्केल में या ऑर्डिनल स्केल में होने चाहिए, ताकि आपको रिलेशनशिप अच्छे से आए, जिसे हम कंटिन्यूअस जो वेरिएबल्स हैं वो भी कहते हैं। अच्छा, ये कोरिलेशन जो है ये मेजर करता है स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन। हम ये लोग कह सकते हैं कि अगर इन दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप है तो उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, उसकी वैल्यू कितनी है, कितने परसेंट इनके दरमियान रिलेशनशिप है। आई थिंक अभी मेरे बैक का शोर थोड़ा कम हुआ है। मेरे पास एक्चुअली बारिश होती है और बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए थोड़ी-सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है मुझे। तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसको मैं चेंज करूँ, ताकि आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ सके। अच्छा जी, कोरिलेशन जो है वो हमें स्ट्रेंथ बताता है कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल है, या इवन दो वेरिएबल्स हैं, उनके दरमियान कितने परसेंट रिलेशनशिप है। अच्छा, एक तो ये चीज़ है। दूसरा, हमें ये डायरेक्शन बताता है कि वो रिलेशनशिप पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या कोई रिलेशनशिप ही नहीं है, जो कि हम लोग कोरिलेशन की टाइप्स भी कहते हैं कि ये जी 3 टाइप्स हैं। तो कोरिलेशन की टाइप्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ कोरिलेशन जो है वो आता है। फर्स्ट है जी पॉजिटिव कोरिलेशन। अब हम सबको पता है पॉजिटिव कोरिलेशन में क्या होता है कि अगर एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज होता है, यानी डायरेक्शन अगर एक की जो है वो इंक्रीज हो रही है तो दूसरे की भी इंक्रीज होगी। इवन अगर मैं फर्स्ट पिक्चर की ये जो मैंने स्टार्ट में लगाया हुआ था कि ये देखिए पॉजिटिव कोरिलेशन, इसमें एक एक तरफ से जो है वो लेफ्ट साइड से ये एरो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो दूसरी तरफ से ये एरो है। इसमें क्या है कि ये डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी। तो इसे कहते हैं कि पॉजिटिव कोरिलेशन। अब सेकंड है नो कोरिलेशन, जिसमें वो स्ट्रेट लाइन है। इधर से ऊपर ना जा रही है, ना इधर से जा रही, तो उसमें कोई उसकी रिलेशनशिप है ही नहीं। इसे कहते हैं कि नो कोरिलेशन या ज़ीरो रिलेशनशिप। ये फिर नेगेटिव है। नेगेटिव में क्या है कि अगर एक चीज़ इधर से दूसरी इधर से कम हो, इसको कहते हैं जी नेगेटिव कोरिलेशन, यानी एक चीज इंक्रीज होगी तो दूसरी डिक्रीज होगी। तो ये बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ जो है वो कोरिलेशन है। अच्छा, अब इनकी वैल्यूज जो होती हैं वो नो कोरिलेशन की जो वैल्यू है वो जीरो है। अगर कोरिलेशन जब हम एनालिसिस एसपीएसएस पे रन करते हैं तो वैल्यू जीरो आ जाती है, तो इसमें इनके इन दो वेरिएबल्स के दरमियान जीरो कोरिलेशन है या नो कोरिलेशन है। अच्छा जी, पॉजिटिव कोरिलेशन में जो वैल्यू है वो जीरो से स्टार्ट होके +1 की तरफ जाती है। अब ये जितनी वैल्यू ज़्यादा होगी उतना ही कोरिलेशन की स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा होगी, यानी उतनी ही ताकत उस रिलेशनशिप की ज़्यादा होगी, या उसे हाई कोरिलेशन कहा जाएगा, स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन कहा जाएगा। अगर